नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रांची आईएएस एकेडमी में। जैसे कि हमने पिछला जो वीडियो था उसमें जेपीएससी सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या पढ़ना रहता है, किस तरह से दो पेपर में बांटा हुआ था, है ना। प्री का जो हमने बताया था कि दो पेपर में दो पेपर में बांटा हुआ है, यानी कि दो एग्ज़ाम उसके लिए जाते हैं और एक ही दिन लिया जाते हैं, है ना, दो सिटिंग करके, पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग में। तो आपका पहला सिटिंग में क्या पढ़ना था और दूसरा सिटिंग में क्या पढ़ना था, उसके बारे में हम लोग जो है उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो पहला सेटिंग होता है, यानी कि पहला जो एग्ज़ाम होता है जिसे जीएस पेपर 1 कहा जाता है, उस पेपर के बारे में हम बात करेंगे। और उसमें भी हमने देखा था कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को 15 मार्क्स आते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है हिस्ट्री का, है ना, 15 मार्क्स का आता है, जिसमें से एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, है ना, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आपका जो है आधुनिक, इसमें जो है 5 क्वेश्चन, इसका 5 क्वेश्चन और इसका 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिला के जो है वो कितना हो जा रहा है, 15 क्वेश्चन जो है इस हिस्ट्री के कह सकते हैं टॉपिक से या हिस्ट्री सब्जेक्ट से आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट को, ठीक है। एंशियंट को आज हम पता कर देंगे कि इसमें क्या पढ़ना रहता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कौन सा किताब इसके लिए सबसे अच्छा किताब जो होता है वो ओल्ड एनसीईआरटी होता है ना। और न्यू एनसीईआरटी चूँकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, या देखो न्यू एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ना है, मतलब वो इतना खास नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। कुछ सिलेबस भी जो है सरकार ने हटा दिए हैं, तो उसको पढ़ने से कोई, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि ओल्ड एनसीईआरटी ही लीजिए। ओल्ड एनसीईआरटी हो सकता है कि आपके जो अगल बगल के दुकान हैं वहाँ पे ना मिले, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कहीं पर भी पहुँच जाता है, गांव वगैरह में भी जो है देखते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन जो है वहाँ वहाँ तक वो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो आप चाहें तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन से मंगा सकते हैं। तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और जो है ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। हमको लगता है कि तीनों किताब एक साथ अगर आप मंगा लें ओल्ड एनसीईआरटी की, है ना, तो ठीक है। नहीं तो फिर अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो ज़रूर मिलता होगा आर एस शर्मा का, ठीक है। आर एस शर्मा जो हैं ये एनसीईआरटी से ही जुड़े थे, और जो ओल्ड एनसीईआरटी थे ना, ओल्ड एनसीईआरटी इन्होंने ही लिखा है। जो आर एस शर्मा हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी, फिर बाद में जब ओल्ड एनसीईआरटी में बदलाव आए हैं तो फिर अलग अलग, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एक कोई इंडिविजुअल नहीं लिखते हैं, वहाँ बहुत सारे राइटर्स होते हैं। लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी था उसमें आर एस शर्मा का बड़ा ही योगदान था। आर एस शर्मा ने ही सारा कुछ सिलेबस वगैरह जो है तैयार किया हुआ था। तो फिर जो है आर एस शर्मा का खुद एक नया किताब आता है, आर एस शर्मा एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा करके, तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। उसमें विस्तार से है, मतलब अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी लेते हैं तो उसमें भी विस्तार से ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसका पेज का क्वालिटी जो है थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, मतलब ख़राब देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी नया आया है आर एस शर्मा का कह के, उसमें जो है आपको अच्छा मतलब पेज है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा उसमें पड़ जाएगा। तो अगर आप जिस तरह से हैं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल वगैरह भी जो है आजकल अवेलेबल है। तो आप जैसे ये भी मेरा पीडीएफ फाइल ही है, तो इससे इसके ज़रिए से जो है अगर आप कोई चाहते हैं कि पीडीएफ फाइल को मैं अगर शेयर कर दूँ टेलीग्राम पे, तो आप जो है कमेंट में आप बोल सकते हैं इसमें, है ना। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि किसी को चाहिए होगा, तो हमको इसको जो है हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे भी जो है अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। खैर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एंशिएंट इंडिया में पढ़ना क्या है। पढ़ना तो बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है, पढ़ना बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मतलब बार बार पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ना तो समझिए कि अभी ये अध्याय जो आप देख रहे हैं वो अध्याय 29 तक जाता है। अब अध्याय 29 आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी तो एंशिएंट है, एंशिएंट के बाद फिर मेडाइवल है, फिर आपका मॉडर्न है ना, सब एक एक करके आप पढ़िएगा, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मतलब उससे क्वेश्चंस देखा गया है, कंपैरेटिवली जो देखा गया है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो बस आपको उस पर फोकस करना रहता है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि एंशिएंट इंडिया का सिलेबस क्या है ना। और
कह सकते हैं कि उसमें से कौन सा टॉपिक्स जो है कौन सा जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं ना, कौन सा टॉपिक्स को ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि उससे जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो जैसे कि आपको ये पहला ये आर एस शर्मा का ही किताब का हम बता रहे हैं। ठीक है, आर एस शर्मा ने बहुत अच्छे से ये किताब लिखी है, मतलब एक एक चीज़ों को, और ये एंशियंट इंडिया का है। ठीक है, मेरा जो अभी नया जो आया हुआ है ये ओल्ड एनसीईआरटी वाला बता रहे हैं। आर एस शर्मा का जो भी एक नया वर्जन आया है ना, जिसका बताया कि क्वालिटी बेहतर है ना, उसकी मतलब पेजेस की क्वालिटी बेहतर है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ ओल्ड। लेकिन मुझे लगता है कि कमोबेश एक जैसा ही है, कुछ एक दो मतलब चीज़ें मतलब ऐड किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतना कुछ डिफरेंस है। मेरे पास क्योंकि मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा था और मैंने क्लियर किया जेपीएससी, तो इसलिए मेरा काम जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी को ही रिकमेंड करना है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हो सकता है कि थोड़ा छोटा ही हो ओल्ड एनसीईआरटी, जो न्यू आर एस शर्मा का एंशियंट इंडिया है वो थोड़ा मुझे थिकनेस में ज़्यादा लगा, तो कहीं ना कहीं वो और विस्तार तरीके से बताए होंगे, है ना। तो उसको पढ़ने के मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा है। हाँ, अगर आप कोई स्कॉलर बनना चाहते हैं, एंशियंट इंडिया में बहुत अच्छा कमांड करना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब अगर शौकिया तौर पर हैं कि एंशियंट इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए, तो आप उस किताब को ले सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एग्ज़ाम वाइज है कि एग्ज़ाम में मुझे 5 क्वेश्चन कैसे बन जाए, है ना, और मेंस में भी काम आता है। मेंस में भी जो है एंशियंट इंडिया का बड़ा ही महत्व रहता है। तो मेंस का एग्ज़ाम के लिए भी जो है आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही मतलब ठीक रहेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आप एंशियंट इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस किताब को ले सकते हैं। थिकनेस ज़्यादा है, पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो आप वो इसको डिसाइड आप कर सकते हैं, है ना। किसी किसी को क्या होता है कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहता है ना कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ ही लेंगे, छोड़ो। अब मान लो कि अगर यही एनसीईआरटी जो है कोई आदमी बिना इंटरेस्ट लिए इसको 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और मान लो कि वो नया एनसीईआरटी जो है आर एस शर्मा का, उसको कोई आदमी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, 5 दिन में ही खत्म कंप्लीट कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका थिकनेस ज़्यादा होने के बावजूद भी वो 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, वो एक एक करके तुरंत पढ़ लिया सब, है ना। क्योंकि इंटरेस्टेड जो रहते हैं वो क्या होता है कि किताब को मतलब वो घुस जाते हो किताब में कि जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो नॉन इंटरेस्टेड है उसको आप किताब ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि 10 दिन में कंप्लीट होना चाहिए वो 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, 20 दिन में करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसको। रोज़ आधा घंटा पढ़ने का बोलेगा बहुत हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। इस किताब को मैंने कैसे कंप्लीट किया, मैं थोड़ा स्ट्रेटजी बताता हूँ। मेरा था कि जब भी मैं खाना खा के आता था दोपहर में लंच का, तो इसका 40 पेज मेरा जो है बना हुआ था कि 40 पेज पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, ये 40 पेज रोज़ मैं पढ़ता था। तो विदिन कुछ दिनों के बाद जो है मुझे लगता है कि एक महीना भी नहीं लगा होगा, ये किताब पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसके साथ मैं और भी किताबें पढ़ रहा था, मतलब और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, सिर्फ एंशिएंट नहीं, है ना। इसके साथ पॉलिटिक्स भी था साथ में जुड़ा हुआ, है ना। तो कह सकते हैं कि इस तरह से मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक किताब में घुस के रह जाना है, एक किताब नहीं पढ़ना आपको कि आज ही जो है यही जो है एक महीना जो है हम ये एंशिएंट या हिस्ट्री पढ़ते रहे, नहीं। आपको और भी अलग अलग किताबें पढ़नी है। अगर आप पढ़ रहे हैं जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ इकोनॉमिक्स को भी जोड़ लीजिए, है ना। और पॉलिटिक्स इसलिए मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, जो पॉलिटिक्स हमारा हिस्ट्री है वहाँ से पहले तो आपको हमारा जो हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हमारा, उसको समझना पड़ेगा। तो उसमें जो मॉडर्न इंडिया है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित है ना। एंशिएंट इंडिया को समझिएगा तो वो और भी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स को जोड़ लीजिए या किसी और सब्जेक्ट को जोड़ लीजिए, है ना। जैसे एक तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी जोड़ लीजिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ज्योग्राफी भी जोड़ सकते हैं, या तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, है ना। या तो आप नहीं चाहते तो इसके साथ शुरू कर सकते हैं झारखंड। ठीक है, झारखंड का भी जो है पढ़ना, क्योंकि झारखंड भी पढ़ना जरूरी है। उससे 110 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 55% जो है प्री का बुक तो झारखंड रिलेटेड ही है। तो आप इसको भी शुरू कर सकते हैं, और ये छोटा सिलेबस भी है झारखंड, तो आराम से जो है आप इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत पकड़ बन जाएगा। 80 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 110 क्वेश्चन है तो उसमें से 80-90 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो है उसको टारगेट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के साथ आप किसी और सब्जेक्ट, क्योंकि ये हिस्ट्री भी लंबा चलेगा, आपको 3 चीज़ पढ़ना है इसमें, तो एंशिएंट है ना, मेडाइवल है, मॉडर्न है, तो ये सब चीज़ पढ़ने से आपको समय लगेगा। तो मेरा मानना है कि आप जो है
आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ कोई और सब्जेक्ट को, या 3 सब्जेक्ट कोई कोई और भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं तो वो 3-3 सब्जेक्ट को ले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा देर हिस्ट्री पढ़ लिए, थोड़ा देर झारखंड पढ़ लिए, और थोड़ा देर कुछ और सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट भी पढ़ना ज़रूरी होता है तो इन्वायरमेंट पढ़ लिए, है ना। तो इस तरह से करके क्या होता है कि जो है कंप्लीट हो जाता है आपका विदिन कुछ समय में, और बोरिंग भी नहीं होता है। आप जो बोरियत हो जाता है ना, बहुत लोग बोर हो जाते हैं कि यार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10 दिन से, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वो स्ट्रेटजी को नहीं अपनाना है। वो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो वो नहीं अपनाना है, क्योंकि मैंने नहीं अपनाया था। अब हो सकता है किसी को बहुत अच्छा ये लगता हो कि हिस्ट्री 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, अगले 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे, तो वो उनका एक अलग चॉइस है, ठीक है, वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन आपको अपने तरीके से देखना है। और अगर मेरा थोड़ा रिकमेंडेशन देखेंगे तो मेरा यही है कि मैं तो बोर हो जाता था, मुझको चाहिए था कि कुछ अलग अलग चीज़ें मैं पढ़ूँ रोज़, कुछ तो हिस्ट्री, तो कभी ज्योग्राफी, तो कभी कुछ और, है ना। इस तरह करके जो है सब चीज़ मैंने कंप्लीट किया। खैर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसे ही आप ओल्ड एनसीईआरटी आप उठाइएगा, है ना, एंशिएंट इंडिया का, तो उसमें क्या देखने को मिलता है। तो अध्याय पहला देख सकते हैं। अध्याय में लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। क्यों महत्व है? अब इससे कोई क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, मतलब ऐसे जनरली क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन इसको एक बार तो पढ़ना ज़रूरी बनता है, मतलब एक बार पढ़ना ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है और आप इंटरव्यू में गए, है ना, जेपीएससी के इंटरव्यू या पीपीएससी के इंटरव्यू में चले गए हैं, और वहाँ पे पता चला कि आप जो है हिस्ट्री आपका ऑनर्स था, तो इंटरव्यूअर जो है वो पूछ सकते हैं आपसे कि हिस्ट्री को पढ़ना क्यों महत्व है। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन मिल सकता है ना। हिस्ट्री क्या है ना, हिस्ट्री क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सब सारा कुछ जो है यहाँ से आप जान सकते हैं। तो जान सकते हैं तो कॉन्फिडेंस से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो कोई भी व्यर्थ नहीं है ये। आप लोगों को कुछ लोग बोलेंगे अरे यहाँ से हिस्ट्री शुरू थोड़े ना शुरू होता है, इसको पढ़ना क्या ज़रूरी है। सब लोग शुरू करता है हड़प्पा से। देखिए 7वां जो अध्याय होता है हड़प्पा, यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आप लूसेंट को भी देखेंगे हिंदी वाला लूसेंट को, तो हिंदी वाला लूसेंट में भी जो पहला जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो हड़प्पा से शुरू होता है। लेकिन यहाँ जो है 3 अलग अलग जो है 6 अध्याय जो है उसने छोड़ दिया है। तो इसको अगर पढ़िएगा तो क्या होता है कि एक जो सिविल सर्वेंट बनने की जो क्वालिटी होती है ना, और हर चीज़ को डिटेल से जानने की जो क्वालिटी होती है वो आपके अंदर विकसित होगा कि इसका महत्व क्या है ना, प्राचीन इतिहास का महत्व क्या है। जैसे यहाँ लिखा है अनेकता में एकता, वर्तमान में अतीत का प्रासंगिकता, है ना। तो इसको चूँकि मेरा इंग्लिश से मैंने पढ़ा था इसे, ठीक है, नहीं इसको मैंने हिंदी से ही पढ़ा था। तो हिंदी से जो है कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा पेपर जो था मैं इंग्लिश से लिखता था, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों से मैं समझता था। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हिंदी में वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आता है, इंग्लिश में वो चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप जो हिस्ट्री का मैं सारा चीज़ें जो है हिस्ट्री को मैंने हिंदी से ही पढ़ा था, क्योंकि हिस्ट्री मुझे लगता है कि हिंदी से पढ़ने से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है ना। बाकी दूसरा सब्जेक्ट में अलग अलग बात होगा, लेकिन हिस्ट्री मुझे लगता है कि जो है वो हिंदी से ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास का महत्व जो है वो आप पढ़ लें। एक बार पढ़ें, जब दोबारा पढ़ेंगे, जब रिवीजन तो करना ही पड़ता है, किसी भी चीज़ को 2-3 बार पढ़ेंगे तभी उसमें आप कह सकते हैं कि पकड़ मजबूत होगा। तो जो इसका महत्व है वो महत्व को हम जान लेंगे, इसके बाद फिर इसको जो है दोबारा हम इसे नहीं पढ़ेंगे, एक बार हम लोग पढ़ लिए तो पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाला है नहीं प्री में, है ना। फिर यहाँ है प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखक, ठीक है। आधुनिक लेखक का मतलब यही हुआ कि जो जब अंग्रेज़ थे तो उसमें हमारा एंशिएंट इंडिया लिखा गया था, एंशिएंट इंडिया का इतिहास लिखा गया था। तो फिर अंग्रेज़ जाने के बाद उसका अलग नैरेटिव था, अलग अलग तरीके से अप्रोच था उसको लिखने का, है ना। वो इस तरह से लिखते थे कि उसमें जो है ब्रिटिश लोगों की कह सकते हैं कि ब्रिटिश को एक अच्छा बताना, है ना। जैसे उन्होंने आर्यन थ्योरी दिया था कि आर्यन लोग भी जो है इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो आर्यन है, और वो भी बाहरी देश से आए हुए थे, और हम भी अंग्रेज़ बाहरी देश से आए, तो उसमें कोई अंतर नहीं हम पे करो कि तुम लोग भी पहले आ गए थे इसलिए जो है इस देश के नागरिक हो गए, अभी हम लोग बाद में आए तो हम लोग को जो भगा रहे हो। तो वो एक नैरेटिव के साथ वो लिखा गया था। तो वो ज़ाहिर सी बात है आज़ादी के बाद जो गठन किया गया है ना एजुकेशन के बारे में, तो उसको वो तोड़ दिया गया, वो ख़त्म कर दिया गया उस नैरेटिव को। एक इस तरह से नैरेटिव बैठाया गया कि हम जो हैं हम सारे भारतवासी एक हैं, है ना। अच्छा वो आप पढ़िएगा तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ उपनिवेश, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उपनिवेशवादियों के विचार, जाहिर सी बात है अंग्रेज जो उपनिवेशवादी थे, है ना, उपनिवेशक थे, वो लोग जब आए थे तो अपने विचार जो है थोपने की कोशिश किए थे। तो हर एक नैरेटिव में, हर एक सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हो, चाहे है ना, उस सभी टॉपिक्स में जो कहीं ना कहीं जो है अपना बड़ाई करना, है ना, किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करना,
वो था एक तरह से, है ना, योगदान है राष्ट्रवादियों की दृष्टि। फिर राष्ट्रवादी लेखक भी हुए, उसमें से राष्ट्र भावना जो है आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से सारा कुछ है। राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़, है ना। तो इस तरह से लिखा गया कि कोई राजनीतिकरण ना हम करें, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखक जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत है कि किस तरह से हमारा इतिहास जो है बदलता गया समय के साथ साथ। मतलब अंग्रेज़ों के समय कुछ अलग नैरेटिव पढ़ाया जाता था, अभी का नैरेटिव कुछ अलग है ना। तो उस तरह तो एक बार इसे पढ़ भी लेना है, मज़ेदार है थोड़ा समझना कि किस तरह से इतिहास हमारा बदलता है ना। सरकार जब बदलती है तो नैरेटिव भी बदलता है, इतिहास पढ़ने का तरीका भी बदलता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आप देखे होंगे तो बहुत सारे चीज़ें जो हटाने की बात की जा रही थी कि जैसे वो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था ना कि महाराणा प्रताप वो अकबर को हरा दिया था। तो आप समझिए फिर वो एक अलग नैरेटिव था, है ना, मोदी गवर्नमेंट का कि किस तरह से जो है इतिहास को कुछ अलग एंगल दे दिया जाए, है ना। तो वो अलग अलग है। तो उसी तरह का एंगल का ही बात है ये सारा कुछ कि ब्रिटिश हमें क्या एंगल दे रहे थे, किस तरह से पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाना चाह रहे थे। और फिर देश आज़ाद होने के बाद जो नेहरू एरा था, है ना, उस एरा में हम लोग किस तरह का इतिहास पढ़ें, और ये काफ़ी समय तक रहा। फिर अभी का जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो किस तरह का पढ़ाना चाहता है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा आपको जो है करंट से भी अगर आप इसे जोड़ेंगे तो, और जोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप सिविल सर्वेंट है तो करंट से जोड़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक का नैरेटिव जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो करंट अफेयर हो गया। दूसरा है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे अवशेष हैं, है ना, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, साहित्य स्रोत हैं, विदेशियों के साहित्य स्रोत हैं। तो इनसे जो है ये सारा चीज़ मिला के हमारा इतिहास बना है। इतिहास का जो है हर एक चीज़ जो पहले लिखा गया है ना, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पे दर्ज है, यानी उस समय लिखा गया था, उसी को देखते हुए ये इतिहास बनाया गया है। तो वही कह रहा है कि इतिहास का निर्माण, है ना। तो इस तरह से आपको, अच्छा ये चीज़ जो है ना, आप जो इतिहास ये सारा चीज़ आप देखेंगे तो वो आपको, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें सिक्के, तो सिक्के बनना शुरू हो गया था कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के बारे में जो पढ़िएगा, गुप्ता के बारे में भी बना था, है ना, हर्षवर्धन के समय भी सिक्के चलते थे। लेकिन ये सारा सिक्कों के बारे में यहाँ एक बार भी लिख दिया है, ठीक है। सारा सिक्के जो हैं, जो सिक्कों के बारे में है ना, वो कि कनिष्क के समय में कैसा सिक्का था या फिर गुप्ता के समय कैसा था। फिर आप गुप्ता को जब पढ़िएगा डिटेल से तो उसमें भी सिक्कों के बारे में वर्णन है उसका। तो कह सकते हैं कि यहाँ से अगर पढ़िएगा तो दोबारा जो है पढ़िएगा गुप्ता को, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा सिक्के, तो वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ चुके थे, उसको भी हम लोग जान चुके थे सिक्के की किस तरह का सिक्का हुआ करता था। अभिलेख हो गए, है ना, बहुत सारे अभिलेख जो मौर्यन काल में लिखा गया था उसके बारे में। तो यहाँ अभी अभिलेख के बारे में बताएगा कि कौन कौन सा अभिलेख है। जब आप मौर्यन काल को पढ़िएगा, है ना, अशोक को पढ़िएगा, तो उसमें बहुत सारे अभिलेख लिखे थे। तो उस अभिलेख के बारे में आपको पढ़ेंगे तो फिर लगेगा अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है मेरा। तो कई एक ही चीज़ को कई बार जो है क्या है, रिपीट भी होगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा नया नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को जो है बार क्या क्या करेंगे, ये करके फिर से जो है हम किसी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते फिर दोहराएंगे उसको, है ना। जैसे विदेशी विवरण हो गया, ऐतिहासिक दृष्टि हो गया, इतिहास का निर्माण हो गया। ये सब सारा चीज़ है कि बाहर से लोग जो आए थे, है ना, ह्वेन सांग आए थे या फाहियान आए थे, उन्होंने क्या लिखा था। तो ये तो इस चैप्टर में, अध्याय में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये किस किस काल में आए थे, किस किस राजाओं के काल में आए थे, जब उस राजा के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आएगा दोबारा। तो कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि बार बार एक ही चीज़ को 2-3 बार जो है रिपीट कर रहा है, और उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जो बार बार इतिहास में रिपीट हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अध्याय 3 को मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्या है, ये चैप्टर है। भौगोलिक ढांचा की बात करें तो भौगोलिक ढांचा जो है इसके अंदर कुछ ऐसा दिया गया नहीं है, तो इसको देख लेना। 25 से लेकर काफ़ी लंबा चैप्टर ही कह सकते हैं इसका है। तो भौगोलिक ढांचा को चूँकि इसके अंदर में क्या पढ़ना है नहीं दिया गया है, तो उस चैप्टर में जब जाएंगे उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ जो है प्रशस्तर युग यानी कि स्टोन एज आ गया है, ठीक है। प्रशस्तर का मतलब होता है, प्रशस्त्र का मतलब होता है स्टोन, है ना, पत्थर। तो पत्थर युग है ना, और आदिम युग जिसे कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक, जिसे पुराना युग, पूरा पाषाण युग कहा जाता है। फिर मध्य पाषाण युग कहा जाएगा, है ना, जिसे कहा जाता है मेसोलिथिक। और तीसरा है नव पाषाण युग, जिसे कहा जाता है न्यूलिथिक। तो इस युग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये सब नहीं पढ़िएगा तब तक आगे का जो है इतिहास का, कहते हैं कि वो इतिहास का ABCD यही सब चीज़ें हैं। जब आप इतिहास का ABCD नहीं जानिएगा तो फिर वो मौर्यन और वो
सातवाहन, ये सब बोरिंग हो लगने जाएगा कि यार ये क्या है। लेकिन ये सब जब जानिएगा तो देख पता चलेगा कि इतिहास किस तरह से हमारा निर्माण हुआ, किस तरह से हम लोग आदिम लोग थे हम लोग, है ना, आदिम आदि मानव लोग थे, और किस तरह से हमने अपने आप को डेवलप किया, एक सिविलाइजेशन की ओर बढ़े, है ना। तो उन सब चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़िएगा, बेहतर तरीके से पढ़िएगा, तो इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत लोग इससे बोरियत महसूस होता है कि इतना कुछ फैक्ट है जानना है, तो बहुत लोग बोरियत हो जाता है। खुद मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे वो इतिहास को सही से पढ़ नहीं पाए, और मैं बताता था कि इस तरह से पढ़ना है, तो वो मेरा बात भी नहीं लेते थे। तो क्या हुआ कि उनको बहुत जल्दी ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, है ना। वो मुझे लगता है कि जैसे अकबर वगैरह के बारे में पढ़ना अच्छा लगा उसको, तो वो अकबर वगैरह पढ़ के उसे लगा कि सब इतिहास ऐसा ही होगा। एंशिएंट को वो जो पढ़ने लग गया तो बड़ा बोर हुआ, मेडाइवल को पढ़ने लग गया तो बोला बहुत ज़्यादा फैक्ट है, तो उसने छोड़ दिया पढ़ना। तो सही तरीके से आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आप इतना बोर हो जाइएगा ना कि आप खुद छोड़ दीजिएगा उसको कि यार छोड़ो इसको, क्या ही पढ़ना है ना, समझ नहीं आ रहा है। तो बोरियत वाला नहीं होना है एकदम से। आप ये सब जब तक नहीं समझेंगे, है ना, स्टोन एज वगैरह नहीं समझेंगे, आदिम काल को नहीं समझेंगे, है ना, तब जब है धीरे धीरे करके जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तब जो है समझ में आएगा। अब है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति, है ना। तो ताम्रपाषाण में कृषक संस्कृति जो था उसके बारे में पढ़ना है कि ताम्रपाषाण मतलब ताम्रपाषाण का मतलब हो गया तांबा और पाषाण, उसमें दोनों चीज़ इस्तेमाल होता था। तो तांबा जो हो गया वो कॉपर हो गया, और पाषाण जो हो गया वो पत्थर हो गया। तो ये सब क्योंकि स्टोन एज के बाद जो है ताम्रपाषाण काल ही चलता है, जिसे चारकैलोथिक एज कहा जाता है। फिर आता है बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं कि यहाँ से मेन जो पार्ट होता है ना हिस्ट्री का, वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला हम लोग बात किए, अध्याय 6 तक जो बात किए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो सब लोग जानते हैं, मतलब इतिहास का जब भी आप एंशिएंट इंडिया खोलिएगा और लूसेंट में, तो क्योंकि लूसेंट सब लोग लूसेंट ही ले लेता है इतिहास पढ़ने के लिए, बल्कि वो नहीं जानते हैं कि लूसेंट एक तरह से वो रिवीजन वाला वर्क है। पहले आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे इतिहास को, तभी आप उसको लूसेंट का इतिहास को रिवीजन के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो सब सारा कुछ इतना रटना पड़ेगा आपको, और उतना ज़्यादा फैक्ट है कि आप रट भी नहीं पाएंगे उसको। तो सबसे अच्छा होता है इतिहास पढ़ने का कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पढ़ें 6 से 10th, और अगर मतलब वो तो और डिटेल से हो जाता है कि डिटेल से पढ़ने का मज़ा वही है। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि नहीं डिटेल से, अगर हम 6 से 12 एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या है कि ये सारा कुछ जो है, ये थोड़ा बहुत आपको इतिहास पता था आपको, है ना, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो सिर्फ अब जो है एग्ज़ाम वाइज पढ़ना है, तो फिर आर एस शर्मा का ले सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो हड़प्पा संस्कृति है, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है ना। इससे मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अभी मेंस में तो इसमें समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन बना है। मेंस में जितना भी वो अभी हुआ है, यानी कि जो भी 7 या 8 7वां शायद ये 11वां चल रहा है, 11वां, तो 11वां में भी देखा गया है कि हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। मतलब एंशिएंट इंडिया से एक ही क्वेश्चन आता है, उसमें भी हड़प्पा के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो है हमको क्या करना है कि बहुत अच्छे से करना है, तैयार करना है ना, क्योंकि ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास किताब होगा तो इस चैप्टर को लगा लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। अब 8वां हम लोग चलेंगे। 8वां में आप देख सकते हैं ये रहा आर्यों का आगमन, ठीक है। अगेन ये भी जो है मेंस के लिए महत्वपूर्ण वाला है, क्योंकि इसमें जो मेंस में भी जो है इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आर्यों का आगमन जो है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो बता देते हैं कि आर्यन जो है वो क्या थे कि बाहर से आए हुए लोग थे, जो भारत में काफ़ी लंबे समय तक रूल किए और यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं हराए भी थे। तो कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोग अपने आप को आर्यन भी मानते हैं, है ना, कि आर्यन नस्ल के जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी हैं, इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप रेस के बारे में बात करें तो एक रेस जो है आर्यन रेस है, जो नॉर्थ इंडिया पूरा आर्यन रेस के बारे में कहा जाता है, और साउथ इंडिया जो है द्रविडियन रेस है ना। तो ये दो रेस है, और मैंगलोइड भी है जो नॉर्थ ईस्ट एशिया है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो क्या है, वो मैंगलोइड रेस है ना। तो ऑस्ट्रिक रेस भी है हमारे देश के अंदर, जैसे जो हमारे जो झारखंड के आदिवासी हैं उसमें से जो संथाली हैं, मुंडा हैं, वो ऑस्ट्रिक रेस के आते हैं। तो अलग अलग रेशियल कह सकते हैं कि अलग अलग रेस के बारे में जो है यहाँ हमने देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्यन क्या थे, उसका, और फिर आर्यन लोगों के आगमन के बाद जो है वो क्या होता है,
ऋग्वेदिक युग जो है प्रारंभ होता है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे यहाँ मूल निवास के बारे में जानेंगे, उसका मूल निवास क्या था, पहचान, जो जनजाति था, संघर्ष कैसा था, है ना, इसके बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन कभी कभी बनते भी हैं, लेकिन ज़्यादा तो हड़प्पा से कह सकते हैं कि लेस ही, ऐसे कम ही बोल सकते हैं कि ये कम इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हड़प्पा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर इसमें देखा जाए। अगेन जो दूसरा आ गया उत्तर वैदिक अवस्था, है ना, यानी कि जो पहले तो ऋग्वेदिक चल रहा था, ऋग्वेदिक बाद उत्तर वैदिक चल रहा है। तो उत्तर वैदिक में देख सकते हैं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल कौन सा है, तो 1500 से लेकर 1000 तक जो है 1000 BC, उसे कहा जाता था ऋग्वेदिक काल। और फिर जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें भी देखेंगे कि उसमें भारत की स्थिति क्या थी, लोग क्या मानते थे, किस तरह का किस तरह के लोग थे, किस तरह की मान्यताएं मानते थे, है ना। और बहुत सारी किताबें जो पहले तो जब ऋग्वेदिक काल में जो है ऋग्वेदा का जो किताब जो कहा जाता है हिंदुओं में वन ऑफ दी होलीएस्ट और सेक्रेट बुक जिसे माना जाता है ना, पवित्र किताब माना जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, वो एक इतिहास भी है एक तरह से हमारा, जो ऋग्वेदिक काल है ना, वो एक से हमारा ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का एक जो है वो एक रिलीजियस किताब है ना, पवित्र किताब है, बल्कि वो एक ऐसा किताब है ना जो कह सकते हैं कि हमारा इतिहास भी बताता है। तो इतिहास में उसको भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल के हम लोग जान गए कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद स्टार्ट होता है, जो कि आपको अध्याय 11th में देखने को मिल रहा है ना। और इसी जनपद के साथ साथ जो है हमारे 2 न्यू रिलीजन जो है फॉर्म होते हैं इंडिया के अंदर, जिसको कहा जाता है जैन और बौद्ध। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जैन और बौद्ध के बारे में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्री में आप देखा गया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये 2 रिलीजन्स के बारे में बहुत पूछा गया, खासकर बुद्धिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है दोनों को तैयार करना है, और इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करना है, तो बुद्धिज़्म जो है। और ये कह सकते हैं कि ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेंस में इसका कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मेंस में आप जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में उतना नहीं पढ़ना है ना, मतलब पढ़ना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा सिलेबस में है इसके बारे में। हाँ, आपको जब आप पढ़िएगा अशोक के बारे में, तो अशोक ने जिस तरह से बुद्धिज़्म को फैलाया था उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। लेकिन आपको जब जब बौद्ध रिलीजन के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो अशोक ने अपनाया था उसके बारे में भी आप नहीं जान पाइएगा। दूसरा अगर हम देखें तो एक है जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य। ये आपको मेंस में भी पढ़ना है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये जो है आपको जनपद के बारे में आपको पता है। जनपद क्या है कि जिस तरह से आज हमारे बहुत सारे स्टेट्स बन गए हैं ना, 28 स्टेट्स हैं हमारे राज्य, हमारे देश के अंदर, उसी समय से उस समय भी जो है कई सारे प्रदेश में बटा हुआ था हमारा राज्य, है ना। कई सारे प्रदेश में बटा, बहुत उसमें जनपद के रूप में बटा हुआ था, है ना। अभी तो हमारा स्टेट है, राज्य के रूप में बटा हुआ है हमारा देश, तो उस समय जो है जनपद के रूप में बटा हुआ था। तो वही इसी जनपद के बारे में पढ़ना है कि उसकी विशेषताएं क्या थी, किस कौन कौन जगह पे कौन कौन सा प्रदेश था उसमें, या महाजनपद थे या जनपद थे, है ना। इसके बारे में जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ना है ये। हाँ, तो ये भी एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। और इसमें मेंस में भी इससे एक क्वेश्चन आता ही, मतलब एक मेंस में भी इसे पढ़ना है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, देखिए इसके बारे में क्या है, ईरानी और मकदूनियाई, ठीक है। अब इसमें जो है ईरानी आक्रमण के बारे में दिया गया है। अभी तक देखा गया है तो ईरानी आक्रमण के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, मतलब सिर्फ जेपीएससी में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी कोई इतना खास क्वेश्चन इससे बनता नहीं ईरानी। लेकिन आपको जानना है कि हाँ, ईरानियों ने भी आक्रमण किया था। तो अगर पूछ दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किसने आक्रमण किया था या किसने नहीं आक्रमण किया था, उसमें ईरानी भी रहेगा। तो आपको लगेगा अरे ईरान के बारे में अगर पढ़े होंगे तो ईरान आप जान जाएंगे कि ईरान ने भी आक्रमण किया था। फिर एक जो है मकदूनियाई आक्रमण, है ना। मकदूनियाई आक्रमण जिसे कहा जाता है मैसेडोनिया, है ना। इंग्लिश में मैसेडोनिया हो गया। तो मैसेडोनिया का राजा हुआ करता था सिकंदर, तो उसके द्वारा भी आक्रमण किया गया था। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि अगर 2-3 दे दिया जाए कि देखते हैं क्या आक्रमण किया सकते हैं, क्या चीन ने आक्रमण किया था, तो चीन ने आक्रमण नहीं किया था। और उसमें अगर हो कि चीन का आक्रमण हुआ था क्या कभी भारत के ऊपर,
है ना, या ईरान का हुआ था, या मैकेडोनिया का हुआ था, है ना। तो उसमें से आप समझ सकते हैं कि मैकेडोनिया ने भी आक्रमण किया है ना, सिकंदर के रूप में। और फिर जो है ईरान ने भी किया है डेरियस के रूप में। डेरियस जो वहाँ के राजा हुआ करते थे ईरान के, है ना, उस समय तो पर्सिया कहा जाता था इसे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से भी हमें पढ़ना है ना। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि सिकंदर के बारे में पूछा जाता क्वेश्चन है कि सिकंदर ने कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर का आक्रमण का परिणाम क्या हुआ भारत के अंदर, है ना। और बुद्ध काल और राज्य में वर्ण समाज, है ना, बुद्ध काल के समय में राज्य कैसा था और उसमें समाज कैसा था। तो कह सकते हैं कि जब आप बुद्धिज़्म पढ़िएगा, जो जैन और बुद्धिज़्म के, तो बहुत सारा नॉलेज उसमें मिल जाता है। लेकिन आपको थोड़ा क्या है कि थोड़ा वर्ण समाज वगैरह के बारे में जो है इसकी में आपको समझ में आ जाएगा। जनपद और ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बाद बौद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। मौर्य युग, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मौर्य युग, है ना। मौर्य युग आपको मेंस में भी काम आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में तो आता ही आता है क्वेश्चन, है ना। प्री वगैरह में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। हड़प्पा से, मौर्य काल से, है ना, बुद्धिज़्म से, ये सबसे प्री में। और मेंस में मौर्य काल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा, है ना। अशोका के बारे में, अशोका का जो धम्म नीति था उसके बारे में, तो ये सब कुछ जो है आपको जानना है। जैसे यहाँ अशोका लिखा भी गया है, सबसे अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसमें सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब हुए हैं। और इसमें अभिलेख कितने सारे जो है अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं, क्या था अभिलेख में, क्या लिखा हुआ था, कलिंग का युद्ध जो है उसका प्रभाव क्या हुआ। तो ये सारे जो है आपको टॉपिक्स जो है आपको इसमें पढ़ना है। बौद्ध धर्म, इतिहास और अशोक का स्थान, है ना, इसके बारे में भी पढ़ना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, जो धम्म नीति से कहा जाता है। और फिर 15 में है मौर्य शासन का महत्व, ठीक है, मौर्य शासन का महत्व, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर ललित कला और जो है वास्तु कला में, है ना। वास्तुकला वगैरह तो है ही, लेकिन इसमें जो है इसका प्रशासन किस तरह से था, है ना, साम्राज्य का पतन क्यों हो गया। और इसमें और भी ऐसा देखा जाए तो इसमें जो कृषि हुआ करता था, है ना, शासन का जो कृषि वाला जो भाग था, कृषि में अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगाया जाता था, अलग अलग तरह का कर लगाया जाता था, उसके बारे में जो है इसको पढ़ना है। अगला है मध्य एशिया में से संपर्क और उसके परिणाम, ठीक है। मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। मध्य एशिया का मतलब क्या हो गया, जो अभी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, है ना, मध्य एशिया मतलब जो यूएई वगैरह हो गया देश, है ना, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ये सारे जो देश कहलाते हैं वो मध्य एशिया कहा जाता है, सेंट्रल एशिया कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, हाँ नहीं नहीं, सेंट्रल एशिया, अच्छा वो गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं। मुस्लिम कंट्री तो हैं ही, जैसे अगर आप देख सकें उज़्बेकिस्तान हो गया, है ना, किर्गिस्तान हो गया, ये सारे देश जो हैं आपको कह सकते हैं कि वो एक तरह से मध्य एशियाई कहलाते थे, है ना। थोड़ा बहुत ईरान का भी भाग आ जाता है, मध्य एशिया का ही अंदर उसे माना जाता है। उज़्बेकिस्तान जहाँ से ये बाबर आया हुआ था, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना, ये सारा देश जो है वो मध्य एशिया के अंदर आता है। और मध्य एशिया के बारे में जैसे वहीं से यूनानी जो थे, है ना, यूनानी, या शक, पार्थियन, ये सारे जो हैं, पल्लव, ये सब जितने भी साम्राज्य हुए हैं, ये जितने भी ये राजा हुए हैं इनके, ये सारे जो है वो क्या है, मध्य एशिया से भी लोग आके यहाँ पे भारत का कुछ हिस्सों में इन्होंने भी रूल किया। तो उसके बारे में जानना है कि उसमें क्या होता था, किस तरह से उन्होंने किस राजा को हरा के और कितना देर तक के लिए रहा। तो ये इतना मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो कुषाण महत्वपूर्ण है, ये चीन से आया हुआ था, ठीक है, कहा जाता है ये चीन से आया हुआ था। और मध्य एशिया मतलब अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान के एरिया में इन्होंने रूल किया, है ना। शक जो है, शक लोगों, शक, हून, ये सब बारे में जो है आपको पढ़ना रहता है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। फिर इसमें जो आया है ना, इसमें तो कुषाण सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कुषाण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी इतना जो है कह सकते हैं कि उस तरह से क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी गया है तो आपसे कह सकते हैं कुषाण के बारे में पूछा गया है, लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिंद यूनानी जो है इसके बारे में, है ना, इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में भी। अब है सातवाहन। सातवाहन अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना।
तो सातवाहन के बारे में जानना है। सातवाहन कह सकते हैं कि साउथ इंडिया का एक जो है साम्राज्य हुआ करता था, जो साउथ इंडिया से उसका बिलोंगिंग है ना। अभी तो हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब जो है साउथ इंडिया का जो बिलोंगिंग आ गया, यानी कि जो आंध्र प्रदेश से ये साम्राज्य निकला था, छोटा था, धीरे धीरे करके इसने साम्राज्य को बहुत बड़ा कर लिया। महाराष्ट्र, बिहार ये सब में भी अपना जो है अपना साम्राज्य को फैला लिया, है ना। तो इसके बारे में जानना है सातवाहन के बारे में। फिर है सुदूर दक्षिण में इतिहास। सुदूर दक्षिण, अब धीरे धीरे जैसे आंध्र प्रदेश गए हैं, अब सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण का मतलब है पूरा नीचे वाला जो दक्षिण आ जाता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, है ना। तमिलनाडु, केरल, उन सभी राज्यों के में क्या राजा थे उसके बारे में। अभी तो हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन सातवाहन से शुरू हो जाता है साउथ इंडिया के बारे में, है ना। साउथ इंडिया के जैसे जैसे सुदूर दक्षिण में आप देख सकते हैं मेगालिथिक के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मेगालिथिक के बारे में भी एक दो क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी मेगालिथिक के बारे में इस बार तो पूछा ही गया था। तो ये सब भी कह सकते हैं कि महापाषाणिक काल जो है, मेगालिथिक का संबंध जो है वो मेनली जो है तमिलनाडु से है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर वहाँ के किस तरह से आरंभिक हुए, है ना, वहाँ के किस तरह से कौन कौन सा राजा हुए, संगम इतिहास के बारे में पढ़ना है ना, जो कि कह सकते हैं कि तमिल इतिहास के बारे में या तमिल साहित्य के बारे में आपको उसमें देखा, तमिल भाषा और साहित्य के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में जानना है। फिर नॉर्थ इंडिया आ गया। नॉर्थ इंडिया में मौर्योत्तर युग का शिल्प, व्यापार और नगर हो गया। मतलब मौर्य के उत्तर, मौर्य के बाद का समय, है ना। मौर्य जो है होने के बाद जो है, मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद किस तरह का व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें शिल्प है, व्यापार है और नगर है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ये सब भी जो है इसमें क्या ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो देखिए क्या है ना कि सिविल सर्वेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसे है सब्जेक्ट जो बहुत आम है, जो पूछते हैं उनके बारे में। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि मौर्योत्तर काल में क्या थे, व्यापार वगैरह कैसा था, मुद्रा वगैरह क्या था, क्योंकि ये सब से भी क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना है, क्योंकि ये मौर्य काल से ही जुड़ा हुआ है। अगला है गुप्त साम्राज्य का उद्भव, गुप्ता पीरियड जिसे कहा जाता है ना, गुप्त साम्राज्य। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली प्री के नज़र से बट आपको मेंस में भी इसे बहुत अच्छा खासा तरीके से पढ़ना रहता है। तो इसको भी जो है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और गुप्ता काल का जीवन, ठीक है, गुप्त काल का जीवन जैसे इसमें दिया है, प्रशासन कैसा था उसका, कृषि कैसा था। कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे कृषि कर वगैरह लगाए हुए हैं। तो इस सब के बारे में आपको जानना है। बौद्ध धर्म की अवस्था वगैरह के बारे में, और भी जो है कलाएँ, है ना, कला के बारे में, इन्होंने क्या निर्माण करवाए थे, मंदिरों का निर्माण इन्हीं के काल से शुरू होता है। तो ये सारा कुछ जो है इसमें हमें पढ़ना रहता है। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, है ना। सभ्यता के लक्षण है उड़ीसा और पूर्वी और दक्षिण मध्य और बंगाल, असम, रचनात्मक कार्य, ये सब के बारे में आपको पूर्वी भारत का मतलब क्या है, पूर्व में जो भारत है, यानी कि जो हमारा बंगाल हो गया, असम हो गया, है ना, इन सभी देशों में, इन सभी राज्यों में जो है पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार किस तरह से हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना है, इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आने की संभावनाएं होती हैं। हर्ष और उसका काल, हर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी ने और बीपीएससी ने भी, चूँकि हर्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है कह सकते हैं ये अंतिम हिंदू राजा भी हुआ करते थे, उत्तर भारत का बहुत बड़े राज्य में था। तो एक तरह से कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का और नालंदा का क्या इसका है, हुआन सांग जो आया था इसी समय में आया हुआ था, है ना। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हुआन सांग की जो लिखी गई चीज़ें हैं उससे हमारा इतिहास कहीं ना कहीं लिखने में मदद मिला है। तो हुआन सांग बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर है एंशिएंट इंडिया के बारे में, और हर्ष के समय में ये आए हुए थे। तो बहुत जो है इसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें लेना है। अगला हमें देखेंगे प्रायद्वीपीय एवं नए राज्यों के गठन। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है पेनिनसुला, ठीक है। तो सारा ये नॉर्थ इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जितने भी है, सॉरी, पेनिनसुला का मतलब होता है जहाँ 3 हिस्सों में पानी जो है क्या होता है, 3 हिस्सों में जो है पानी से ढका हुआ। तो जाहिर सी बात पेनिनसुला का मतलब हो गया आपका नॉर्थ वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा, है ना, साउथ वाला हिस्सा। यानी कि ये इंडिया को कहा जाएगा पेनिनसुला, क्योंकि इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है ना, तीनों तरफ से पानी है। तो इसको पेनिनसुला कहा जाता है, इससे यहाँ प्रायद्वीप लिखा गया है ना। तो इसके बारे में जानना है कि जो नीचे वाला है दक्षिण भारत है उसके बारे में, पल्लव चालुक्य के बारे में, है ना, मंदिर कैसे हुआ करते थे, किसान कर क्या हुआ करते थे, किसान कर इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसान कर वगैरह, है ना, किसान पर भार, ग्रामीण हो गया।
फिर ढांचा वगैरह क्या, सामाजिक ढांचा क्या था, गांव कैसा था, गांव को क्या कहा जाता था, ये सारा कुछ जो है आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर चोल के बारे में। अभी चोल नहीं आया है, लेकिन उससे पहले जो चोल से पहले जो राजा हुआ करते थे, पल्लव है ना, पांड्या हो गए हैं, चालुक्य हो गए हैं, उनके बारे में। फिर है दर्शन का विकास। ठीक है, दर्शन का विकास, दर्शन मतलब आप जानते हैं फिलॉसफी है ना, जीने का तरीका है ना, फिलॉसफी जो है उसके बारे में अलग अलग ऋषियों ने क्या कहा है, जैसे संख्या योग हो गया, न्याय हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, जीवन के प्रति भौतिकवाद, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना। तो ये भी बहुत है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें कोई टफ नहीं रहता है, बस आप जान लेना कि संख्या ही किसने दिया था, योग का सिद्धांत किसने दिया था, योग दर्शन किसने, न्याय दर्शन किसने दिया था है ना। तो हर एक ऋषि मुनि के नाम जान लेना है, तो इससे जो है दर्शन विकास जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई अंदर से कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आप जान लेना है कि इसके कौन ऋषि थे और कौन सा सिद्धांत दिए थे ना, कौन सा दर्शन दिए थे कैसे। फिर है भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क। ठीक है, सांस्कृतिक संपर्क एशियाई देशों से, तो इसमें महत्वपूर्ण तो एक होता था है चोल के है ना। चोल जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपना असर जो है वो एशियाई देशों पर फैलाया था, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देशों को जाके भी इसने जीता था। तो ये सब हम देखेंगे, चोल हो गया, और भी क्या हो सकता है, क्या कुषाण हो गया, ये सब कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में हमें यहाँ जानना है कि भारत का एशियाई देशों में सांस्कृतिक संपर्क कैसा हुआ है ना, एक दूसरे से कैसे हम लोगों ने कुछ संस्कृति उनसे लिया और अपना संस्कृति उन्हें दिया है ना। तो फिर है प्राचीन, जैसे कि थाईलैंड के अगर आप जानते होंगे, तो थाईलैंड जो है वहाँ उसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है, उसका जो एयरपोर्ट है वहाँ स्वर्ण भूमि लिखा हुआ है। तो वो कहाँ से स्वर्ण भूमि वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, स्वर्ण का मतलब होता है सोना और भूमि का मतलब होता है धरती। तो हमारा कभी ना कभी तो संपर्क रहा था ना थाईलैंड से, तभी तो हम लोग वहाँ के लोग अभी भी उन सभी वर्ड्स को आज भी महत्व देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको वहाँ देखने को मिलता है कि हमारा संस्कृति कैसे संपर्क में आया, किन किन देशों से हमारा संपर्क था है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। प्राचीन से मध्यकाल की ओर। ठीक है, प्राचीन से अब हम क्या कर रहे हैं, मध्यकाल की ओर जा रहे हैं। पहले हमारा एंशिएंट था, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मिडाइवल की ओर जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो अब ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब 27 हो गया, टोटल 29 में चैप्टर। तो किस तरह से हम लोग इसके बारे में जानना है, ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट बढ़ा देगा आपको, क्योंकि अगर आप एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं ना, तो फिर वो एक तरह से कह सकते हैं कि पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो किस तरह से हम अर्थव्यवस्था कैसा था है ना, प्राचीन इतिहास में कैसा था और मध्यकालीन में कैसा हो गया, ये सारा कुछ जो है कंपैरिजन करके आप पढ़िएगा तो मज़ा आएगा और ज़्यादा समझ में भी आता है। परिवर्तन क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन क्या हुआ, ये सारा कुछ। फिर है सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम, जनजातीय और पशु चारण अवस्था, कृषि हो गया, इन सभी चीज़ों को क्या किया गया है कि कंपैरिजन किया गया कि मध्यकालीन और आधुनिक में, मध्यकालीन और एंशिएंट में, यानी कि प्राचीन में क्या अंतर है। तो ये समाज परिवर्तन क्या हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है आपको जानना है। विज्ञान और सभ्यता का विरासत। ठीक है, तो उसमें जो वैज्ञानिक पहलू है, यानी कि विज्ञान का कितना जो है विकास हुआ था, उसके बारे में, यानी कि एंशिएंट इंडिया में विज्ञान सभ्यता किसका विरासत जो है ना। जैसे कि आयुर्विज्ञान, आपको देख पता चलता है कि आयुर्विज्ञान जैसे है ना, वो आज भी अभी हम लोग करते हैं आयुर्विज्ञान का। तो एक तरह से विरासत ही ये हुआ है ना, कि हमारे पूर्वज ने जो छोड़ के गए थे, वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी जो है हम लोग उसका पालन करते हैं है ना। जैसे शिल्प वाला कला हो गया, शिल्प कला जो है किसी पत्थर को तराश के हम लोग कोई एक शेप दे देते हैं है ना। महात्मा गांधी का अगर बनाना रहा है ना, या फिर कुछ भी बनाना रहा, तो कहीं ना कहीं वो शिल्प कला जो है प्राचीन इतिहास से ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो भी कह सकते हैं। फिर है दार्शनिक, हमारा देश दार्शनिकों से भरा हुआ देश माना जाता है, यहाँ बहुत सारे दार्शनिक हुए है ना। फिर विज्ञान हो गया, विज्ञान में विज्ञान और गणित का हो गया है ना। जो यहाँ बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी पैदा हुए हैं, एक तो बहुत आर्यभट्ट हो गए है ना। ये सब के बारे में जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में हमको जानना है अध्याय 29 में। तो यहाँ तो ख़त्म हो गया है ना। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ चीज़ें जो है आपको थोड़ा मतलब छोड़ते हुए चलना है, या कह सकते हैं कि उसमें कुछ चीज़ों को मतलब लिख लेना है, ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देना है ना। उसका नोट्स बनाना है आपको, क्योंकि ये आप जब रिवीजन कीजिएगा तो इतना फिर 29 चैप्टर को नहीं पढ़ पाइएगा, तो नोट्स बनाते हुए चलना है। तो
अगर हम पढ़ाएंगे तो नोट्स जो है आपको पहले में लिखवा देंगे, और आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आप इसे पढ़िए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ के ख़त्म कीजिए, और फिर दोबारा से इसको पढ़ना जब लग जाइएगा तो जाके नोट्स बनाइएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि बेहतर तरीका। सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करके रखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नोट्स बनाने में मज़ा लगेगा, क्योंकि अभी आपको लगेगा यार ये पॉइंट लिखें या ना लिखें, पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं जब आप लिख लीजिएगा, अरे ये तो प्रीवियस में आया हुआ है, इसको तो मेंशन करना ज़रूरी है, तो आप जो है वहाँ मेंशन जो कीजिएगा ना, वो एक लगेगा कि हाँ ये सही मेंशन जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आपको नोट करना रहेगा ना, तो नोट लगेगा ये करना है या नहीं करना है, क्या पता कर देगा। अब पता चला कि आप सारे नोट्स करना शुरू कर दिए आपने, तो पता चला कि फिर तो वो बहुत बड़ा मतलब नोट्स बन जाएगा, आपको रिवीजन करने में भी जो है तकलीफ़ होने वाली है। तो उस तरह से आपको नहीं चलना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, मतलब आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा इसमें, कि आप पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, फिर लगा कि हाँ अब नोट्स बनाया जा सकें, तो वो एक कह सकते हैं कि उस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आप एक बार पढ़ लिए तो पहले पढ़ लो, फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो उसमें नोट्स बनाइएगा कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं गच्चा खा जाइएगा कि लिखना क्या है, किसको करना है, इसको फर्स्ट नंबर को करना है या सेकेंड नंबर को करना है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, मेंटर, ठीक है, मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या नोट्स में क्या मेंशन करें, नहीं मेंशन करें, है ना। खैर वो चीज़ तो हम बताने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो पहला तो यही है कि आप पहले पढ़ें, पहला काम। दूसरा क्या है कि आप दोबारा पढ़ें तो उसको नोट्स बनाएं, ठीक है, जो भी बना सकते हैं नोट्स बनाएं। और तीसरा क्या करना है, तीसरा करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे सर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है लूसेंट, वैसे तो बहुत सारे किताब मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो होता है घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र। तो घटना चक्र से भी आप जो हैं उसमें कर सकते हैं, ये थोड़ा कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ आता है, ये सिर्फ आंसर के साथ आता है। तो आप जिस तरह से आपको लगता है कि घटना चक्र लेना चाहिए, इसका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। हिस्ट्री का लीजिए तो हिस्ट्री का मिलेगा, पॉलिटिकल। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में सारे चैप्टर, सारे जो है सब्जेक्ट एक साथ आ जाता है। तो आप जिस तरह से आपको जो सहूलियत है, जिस तरह से आपके पास पैसा है, ठीक है। मेरा हम है लूसेंट को हम लिए थे, मेरे पास घटना चक्र भी है और ऑब्जेक्टिव वाला भी था, लूसेंट वाला भी था, तो हम तो दोनों से किए थे। मतलब दोनों से, मतलब घटना चक्र को पढ़ते पढ़ते मैं तो बोर हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा भास्ट भी है ना, एक्सप्लेनेशन वो बार बार एक ही पॉइंट को बार बार वो करते हैं। तो घटना चक्र मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव लूसेंट वाला ही था। अब ये ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए लूसेंट इफेक्टिव है तो आपके लिए भी लूसेंट इफेक्टिव होगा। आप हो सकता है कि आपके लिए घटना चक्र अच्छा हो, जैसे बहुत ज़्यादा दोस्त मेरा घटना चक्र लिया है, लेकिन लिया है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आपको जैसा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मेरा रिकमेंडेशन है तो मैं तो लूसेंट से चूँकि तैयारी किया था, तो लूसेंट इज़ द बेस्ट फॉर मी। आपके लिए क्या होगा वो आप खुद बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास के हर एक चैप्टर को देखेंगे कि उसमें क्या पढ़ना था, क्या समझना था, है ना। मतलब हर एक चैप्टर में, जैसे अगर ये है इतिहास, अगर देख लें प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, तो उसमें क्या पढ़ना था, क्या नोट्स करना था, है ना, क्या समझना था, उन्हें समझाना क्या चाह रहा था। मेन तो हमें वही चीज़ जानना है ना कि क्या समझाना चाह रहा था, क्या इससे कौन सा पॉइंट है जो हमें जो है नोट्स करना चाहिए, वो सब के बारे में बता देंगे आपको। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा देंगे आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। वैसे इससे नहीं लगवाएंगे, मतलब कुछ चैप्टर्स करने के बाद लगवाएंगे, जैसे ये सब हो गया, हड़प्पा करवाने के बाद लगवाएंगे, है ना, हड़प्पा के लगवाने, ये ताम्रप्रसान युग के बारे में, ये सब में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन बने हुए हैं, और बहुत सारे जैसे यूपी पीसीएस हो गया, ये बिहार पीसीएस हो गया, इन सब चीज़ों में भी बने हुए हैं। तो वो सबसे हम करवा देंगे वहाँ पे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये सब क्वेश्चन से, है ना। ये सब बहुत जो है क्वेश्चन बने हुए हैं इन सबसे, हड़प्पा से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो ये सबसे कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपको आइडिया पहुँच जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या नोट्स करना है। तो चलिए आज के लिए तो इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है मेरा, तो ये जो सब्र के साथ देख पाएंगे वही देख पाएंगे, मतलब ठीक है, जिसमें सब्र है बहुत कि हाँ कुछ लेना है, कुछ समझना है अच्छे से, है ना। तैयारी छोटा छोटा वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चैनल से जो भी जुड़ेंगे वो यही सी बात है
कि इसमें सब्र का बहुत बड़ा जो है एक रहने वाला है फैक्टर, कि सब्र अगर आप में अच्छा है तो इस चैनल के साथ जुड़ के आप तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही है, और भी हम बहुत सारा सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके जो है लाने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो इस चैनल को जो है ज़रूर ज़रूर जो है वो नोटिफिकेशन बेल को जो है प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो हम डालें ना, तो फिर क्या है, आपके पास समय पर पहुंच जाए और आप जो है उससे लाभान्वित हो सकें, यानी कि लाभ आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।